हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाशियल पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन सेंटर टाइप्स ऑफ सिटीज के बारे में। यह वीडियो इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। टॉपिक के 3 वीडियो बनाए गए हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इसके तीनों वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले हम देखते हैं नगरों का वर्गीकरण। नगरीय अधिवासों अर्थात सेटलमेंट की उत्पत्ति एवं विकास में विभिन्न भौगोलिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा होता है। यानी कि जो कोई भी सेटलमेंट विकसित होता है, उसका विकास होता है या उसका जन्म होता है, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनमें बसाव स्थल व स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो साइट एंड सिचुएशन है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। नगरों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों के माध्यम से निम्न प्रकार से किया गया है। यानी कि निम्न प्रकार से नगरों का जो वर्गीकरण है वो किया गया है और एक एक बिंदु को हम अलग अलग वीडियोस में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एवं डेवलपमेंट के आधार पर। 2 नंबर है बसाव स्थल एवं स्थिति, साइट एंड सिचुएशन के आधार पर। 3 है आकार एवं विस्तार, साइज एंड एक्सटेंशन के आधार पर। 4था है आकार की प्रतिरूप अर्थात मॉर्फोलॉजी के आधार पर। 5वां है नगरीकरण की मात्रा एवं विस्तार, अर्बनाइजेशन के आधार पर। 6ठा है प्रशासकीय एवं राजनीतिक स्तर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल लेवल के आधार पर। और 7वां है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। सबसे पहले हम देखते हैं उद्भव एवं विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। और ये जो उद्भव एवं विकास के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है, किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ, उनका उद्भव हुआ, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो मेरे इस चैनल में अपलोड किए गए हैं, आप उनको अवश्य देखें। आयु के आधार पर प्रोफेसर ह्यूस्टन ने यूरोपियन नगरों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है आणविक अवस्था, न्यूक्लियर स्टेज। इसमें सामरिक महत्व की दृष्टि से नगरों के चारों ओर आवश्यकता अनुसार जनसंख्या में वृद्धि पर दीवार का निर्माण किया जाता है। यानी कि सुरक्षा के दृष्टि से, सामरिक महत्व की दृष्टि से जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है तो नगर के चारों ओर जो है दीवार का निर्माण किया जाता है। प्राचीन पेरिस और वियना इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। दूसरी अवस्था है निर्माण की अवस्था अर्थात फॉर्मेटिव स्टेज। जैसे जैसे औद्योगिक विकास और व्यापार में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे नगर जो है केंद्र के बाहर की ओर विस्तार उसका होता जाता है और उसका विकास होता जाता है। तीसरा बिंदु है आधुनिक अवस्था, मॉडर्न स्टेज। 20वीं शताब्दी में हुए तीव्र परिवर्तनों, तकनीकी विकास तथा वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या के बसाव के लिए उपनगरों का विकास हुआ, जो कि मुख्य नगर से सड़क तथा रेल मार्गों से जुड़े हुए थे। यानी कि जैसे जैसे 20वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ और नगरों में वृद्धि हुई, उसके साथ ही जो उपनगर है, सब अर्बन जो है वो भी विकसित हुए। तो ये 3 जो अवस्थाएं हैं ये प्रोफेसर ह्यूस्टन ने आयु के आधार पर नगरों की बताई है। इसी प्रकार हम देखते हैं नगरों के उद्भव एवं विकास के आधार पर लेविस मुमफोर्ड ने क्या बात कही है। और लेविस मुमफोर्ड ने उद्भव एवं विकास के आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है इयोपोलिस, इससे तात्पर्य है एक छोटा बाजार या उद्योग केंद्र। दूसरा है पोलिस, इससे तात्पर्य एक छोटा नगर या कस्बा। और तीसरा है मेट्रोपोलिस, इससे तात्पर्य है मतलब है प्रमुख विकसित नगर या शहर। और 4th नंबर है चौथा मेगालोपोलिस, चरम सीमा पर विकसित नगर या महानगर। यानी कि ये जो चारों अवस्थाएं लेविस मुमफोर्ड ने बताई है ये नगर के विकास की अवस्थाएं हैं। इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं ये विकास यहाँ पर बंद हो जाता है और ऐसा माने कि नगरों का जो विनाश है वो प्रारंभ हो जाता है। तो 5वीं अवस्था है टायरेनोपोलिस। यह नगर की ह्रासोन्मुख अवस्था होती है। इसमें असंतुलित आर्थिक विकास के कारण नगरीय विकास में अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। कि टायरेनोपोलिस में अवस्था में आते आते जो है
नगरों के विकास में जो अवरोध है वो उत्पन्न होने लगता है। और छठा है नेक्रोपोलिस। यह नगरीय विकास की छठी तथा अंतिम अवस्था है। इसमें महामारी, युद्ध तथा अत्यंत बिगड़ी अवस्था देखी जा सकती है। इस प्रकार से जो लेविस मुमफोर्ड है उन्होंने नगरीय विकास की छह अवस्थाएं बताई है। 4 अवस्था में उन्होंने कहा है कि इसमें नगरों का विकास होता है, और जो 2 अवस्थाएं होती हैं उसमें उन्होंने बताया कि इसमें नगरों का जो विकास है वो रुक जाता है, या ऐसा कहें कि आगे उसका विकास जो है वो नहीं हो पाता है। अब दूसरा बिंदु हम देखते हैं, बसाव स्थल, बसाव स्थान यानी कि साइट एवं स्थिति, लोकेशन के अनुसार वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं बसाव स्थल या बसाव स्थान, साइट क्या है। बसाव स्थल या बसाव स्थान वह भूभाग होता है जहां नगर बसा होता है, यानी कि जहां पर नगर बसा हुआ है उसी को साइट या बसाव स्थल के नाम से जाना जाता है। किसी नगर का विस्तार किस दिशा में होगा यह उसके बसाव स्थान पर निर्भर करता है, यानी कि भविष्य में, फ्यूचर में नगर किस ओर उसका विकास होगा यह जो है उसके बसाव स्थान पर निर्भर करता है। नगरों के लिए बसाव स्थल में चयन में जल आपूर्ति, प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से सुरक्षा, समतल भूमि, अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आदि कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि शुरू में जब नगरों का बसाव स्थल चयन किया जाता था तो ये देखा जाता था कि पीने के लिए पानी होना चाहिए, सिंचाई के लिए पानी होना चाहिए, और प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से वहां सुरक्षित होना चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए, अनुकूल और जलवायु होनी चाहिए, और साथ ही वहां पर कुछ प्राकृतिक संसाधन भी मिले जिसकी वजह से नगर में जो लोग रहेंगे उनको आजीविका का साधन भी मिल सके। लेकिन समय के साथ साथ जो विभिन्न जो प्राकृतिक कार्यों के वरीयता क्रम है उनमें बदलाव जो है वो होता रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं साइट से क्या तात्पर्य है। साइट के कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये एक सेटलमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये 5वां है। और ये इस स्लाइड में दिखलाया गया है कि अलग अलग जो अधिवास है, कस्बे हैं, उनकी साइट किस प्रकार से हो सकती है। विभिन्न कालों में नगरों की स्थापना मुख्यतः निम्न स्थलों पर हुई है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि अलग अलग जो युग आए हैं नगरों के विकास के, उनमें अलग अलग समय में नगरों का जो विकास हुआ है वो अलग अलग प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नदी घाटी। इसमें प्रागैतिहासिक काल में जब नगरों का विकास हुआ तो उपजाऊ मिट्टी वाले जलोढ़ मैदानों के स्थलों का चयन नगर स्थापना हेतु किया गया था। यानी कि शुरू में, प्रारंभ में जो प्रागैतिहासिक काल था उस समय ये देखा जाता था कि उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और साथ साथ में सिंचाई के लिए सुविधा भी होनी चाहिए, और जो अतिरिक्त जल होता है नदी का उसमें, उससे जो बाढ़ की जो सुरक्षा है वो भी लोगों को मिलनी चाहिए। ये सब चीजें शुरू में देखी जाती थी, प्राचीन समय में देखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो व हड़प्पा नगर इसके सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल उदाहरण है। दूसरा है पर्वतीय स्थल। प्राचीन एवं मध्यकाल के नगरों की स्थापना में सुरक्षा का तत्व सर्वाधिक था। यानी कि शुरू में प्रागैतिहासिक काल में तो ये देखा जाता था कि पीने के लिए पानी होना चाहिए, सिंचाई के लिए पानी होना चाहिए और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। लेकिन समय के साथ ही उस वरीयता क्रम में बदलाव होता गया और प्राचीन और मध्यकाल में ये देखा गया कि जो नगर ऐसी जगह स्थापित की जाए जहां पर सेफ्टी जो है लोगों की ज्यादा हो, सुरक्षा ज्यादा हो, उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नगरों की जो स्थापना है वो पर्वतीय स्थलों पर की गई। इन कालों में नगरों की स्थापना अत्यंत सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों यथा पहाड़ियों व पर्वतों पर हुई। चित्तौड़गढ़ तथा आमेर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ नगर पहाड़ियों से घिरे हुए अपेक्षाकृत निचले सुरक्षित स्थानों पर भी स्थापित हुए, जैसे जयपुर। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु है नदी तट। नदियों के तट पर स्थल का चयन करने से जल सीमा द्वारा सुरक्षा तथा जलापूर्ति दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी। यानी कि उस समय नदियों के तटीय भागों में, किनारे वाले भागों में भी जो है बहुत सारे नगरों की स्थापना की जाने लगी ताकि पीने के लिए पानी मिल सके और सेफ्टी के हिसाब से जो नदी का जो जल है वो एक सीमा या बाउंड्री का काम कर सके,
अतः विश्व के अधिकांश नगरों की स्थापना नदी तटों पर हुई है, जैसे लंदन टेम्स व रोम टाइबर नदी तटों पर स्थित है। भारत में वाराणसी गंगा नदी पर, अहमदाबाद साबरमती नदी पर, उज्जैन शिप्रा एवं लखनऊ गोमती नदियों पर स्थित है। इसी प्रकार से बहुत सारे नगरों की स्थापना नदियों के संगम स्थलों अर्थात दो या दो से अधिक नदियां जहां पर मिलती हैं वहां पर भी बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई है, जैसे इलाहाबाद गंगा यमुना पर, सेंट लुइस मिसिसिपी मिसौरी पर, खार्तम नीली नील और श्वेत नील आदि पर स्थित है। नदी मुहानों पर भी कई नगरों की स्थापना हुई है। इनकी जो नदियों की जो मुहाने हैं वहां पर भी बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई, जैसे सेंट लॉरेंस नदी पर क्यूबेक, हुबली पर कलकत्ता, पद्मा पर ढाका, नील पर काहिरा, सिंध पर कराची और इरावती पर रंगून आदि। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं अलग अलग जो सिटीज हैं उनकी जो लोकेशन है वो नदियों के तटीय और किनारे वाले भागों में स्थित है। चौथा बिंदु है समतल धरातल। मैदानी व पठारी भाग अन्य स्थलों की अपेक्षा नगर प्रसार और विकास की संभावना के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। अतः विश्व के अधिकांश नगर मैदानों में ही स्थित है, यानी कि जो मैदानी और पठारी भाग है उसमें नगरों के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पर भी बहुत सारे नगरों का जो विकास है वो हुआ है। पठार के समतल भागों पर बहुत सारे नगरों का भी विकास हुआ, जैसे बेंगलोर, पुणे, सोलापुर, नागपुर, कोयम्बटूर आदि। इसी प्रकार से पांचवा बिंदु है भूगर्भिक संरचना, यानी कि ऐसे स्थल जहां पर खनिज संसाधन मिलते हैं या माइंस होती है वहां पर भी बहुत सारे नगरों का विकास हुआ है, जैसे लोहा कोयला क्षेत्र पर बर्मिंघम, सोने की खदानों पर कोलार, कोयला खदानों पर धनबाद, हीरे की खदानों पर किम्बरले और तांबा खदानों पर खेतड़ी आदि। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनकी स्थापना समुद्र के किनारे वाले भाग या तटीय भागों में भी हुई है, और ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से ये अत्यंत कटे फटे समुद्र तल अच्छे बंदरगाह के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, और प्राकृतिक पोताश्रय की सुविधा वाले स्थानों पर बड़े बंदरगाह नगर विकसित हुए हैं, और जो मुंबई है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार परवाल निर्मित द्वीपों पर भी श्रेष्ठ पोताश्रय की सुविधा के कारण से बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई है, जैसे होनोलुलु व पर्ल हार्बर। और अन्य कारकों में है बहुत से ऐसे नगर भी हैं जो यातायात मार्गों के मिलन स्थल पर विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा वायु मार्गों पर स्थित होने के कारण भी नगरों का विकास हुआ, यानी कि अन्य कारकों में बहुत सारे कारक है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वहां पर नगरों का भी विकास बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि समुद्र के तट के किनारे वाले जो भाग है उसमें बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। यहाँ कुछ बड़े बड़े नगरों के नाम भी दिखलाए गए हैं, और साथ में अलग अलग जो डॉट्स दिखा रखे हैं नीले और लाइट कलर के नीले पीले, ये सब जो है समुद्र के तटीय किनारे वाले भागों पर स्थित नगर है। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ बुक्स का अध्ययन करना है तो आप इन बुक्स को देख सकते हैं, और इस वीडियो का जो पार्ट 2 और 3 है उसको आप अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो के पार्ट 2 और 3 को नहीं देखेंगे तब तक ये जो टॉपिक है ये आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।